नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे हरियाणा चुनाव की जीत से उत्साहित भाजपा क्या राजस्थान के उपचुनाव में फतेह कर पाएगी। हालांकि चुनौती बड़ी है, राजस्थान में कांग्रेस के गढ़ को भेद पाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पौरुष जी। के साथ ही मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महिला जी मौजूद है। महिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष जी, हरियाणा की जीती हुई बाजी आप हार गए, हरियाणा की जीती हुई बाजी आप हारे, तो अब राजस्थान का उपचुनाव आपके लिए बड़ी चुनौती है। आशीष जी, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा जो है वो हम भले हार गए, लेकिन अगर हम इसको एक विस्तृत परिदृश्य में बात करेंगे तो हरियाणा तो जो अभी जो चुनाव हुए थे वो हरियाणा में हुए थे और कश्मीर में चुनाव हुए थे। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सरकार में काबिज थी। हरियाणा में जो है वो प्रत्यक्ष तौर पे थी और जम्मू कश्मीर में जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पे गवर्नर के माध्यम से जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन था। देखिए, हमें जब हम चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो हमें दोनों ही तरफ का जो है वो भी, जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, तो हमें उसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए। और उस स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है दोनों जगह पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से सत्ता में है। तो हमने तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एक राज्य हमने हमारी झोली में आया है, हमारे खाते में आया है। हरियाणा की अगर बात करते तो हरियाणा में निश्चित तौर पे देखिए आपकी, अगर आप ना वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो दोनों जो पार्टियों के अंदर जो है वो बहुत मामूली सा अंतर है, 0.85% का अंतर है। उसके अलावा आप 2019 के चुनाव से यदि तुलना करते हैं हरियाणा के चुनाव से, तो इस बार जो है हमें लगभग 11% वोट जो है पिछले चुनाव की तुलना में अधिक मिले। वोटिंग परसेंटेज बराबर मिला है आपको, लेकिन जो चूक हुई है कहीं न कहीं वो चूक आपके लिए भारी पड़ी है। बराबर वोटिंग परसेंटेज, लेकिन सीटों में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो सीटों में बीजेपी आपसे कहीं आगे निकल गई। तो क्या ये रणनीतिक चूक नहीं है? नहीं, देखिए आशीष जी, ये निश्चित तौर पे हमारी एक रणनीतिक चूक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के एंगल से यदि बात करें हम, और हम एक समग्र राजनीतिक परिपाटी, जो एक राजनीतिक में जो नैतिकता का एक अपना एक एथिक्स होती है, एक नैतिकता होती है, तो उसका कायदा ये होता है कि जो पार्टी सरकार में होती है उसको चुनाव जो है वो हमेशा अपनी उपलब्धियों के आधार पर लड़ना चाहिए। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे जो पिछली 9.5 साल की जो सरकार थी, खट्टर साहब की सरकार थी, उसका एक कुशासन का इतना ज्यादा विरोध था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम 6 महीने में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। उसके बाद में हमने चुनाव में वो मंजर भी देखे कि सीएम साहब को कई जगह जो है लोगों ने जाने नहीं दिया गया, सभा में कई जगह अंतिम 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, या ये मुख्यमंत्री बदल करके गेम चेंज कर लिया बीजेपी ने और इस गेम को कांग्रेस समझ नहीं पाई? ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। निश्चित तौर पे ये बात है कि 9.5 साल की जो ये प्लान का हिस्सा हो सकता है, बीजेपी के प्लान का हिस्सा हो सकता है। उनका जो कुशासन था, उसकी जो जनता जिस प्रकार से पीड़ित थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम लोग पिक्चर से बिल्कुल आउट हो गए। और इस बहाने जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि क्या पता हमें वापस जनता का कुछ समर्थन हासिल हो जाए, हम नई घोषणाएं करें, नई चीजें नया जनता के सामने नया के लेवर में पुराने सामान को परोसें। तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने नए सीएम को बनाया। उसके बाद भी हमने देखा मोदी जी के पौरुष जी, टेक्निकल बात अगर देखें तो सीएम को बदलना ही केवल एक घटनाक्रम नहीं था, उसके साथ साथ जेजेपी से गठबंधन तोड़ना ये भी एक प्री प्लान तैयारी के तहत ये काम किया गया था, जिसको शायद कांग्रेस भाप नहीं पाए और कांग्रेस जिस मुद्दे पर सेंट्रलाइज थी उसी पर फोकस रही और उसी का फायदा बीजेपी ने उठा लिया। देखिए, मैं यही बात कहना चाह रहा था आपसे कि मैं देखो होना ये चाहिए था चुनाव में। एथिक्स ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो कामकाज है उनके दम पे जनता से वोट मांगती, परंतु यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के कामकाज के बजाय एक रणनीतिक तौर पर, रणनीतिक में भी जो बैड प्रैक्टिस है वो भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ी। जैसा कि आपने कहा, जेजेपी से इन्होंने गठबंधन तोड़ा, बाद में बसपा को पिक्चर में लाया गया, चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है उनको पिक्चर के अंदर लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे इंटरनली जो है पूरी तरह एक मौखिक तौर पे नहीं पर एक अंदरू रणनीतिक तौर पे जो है वो जाटों के वर्सेज अन्य जातियों को लामबंद करने का काम किया। तो देखिए, जाति से जाति को लड़ा करके और जो चुनावी गणित जो होती है उसको में आप दूसरी पार्टियों को ला करके काम किया। आप सभी को साथ में लेकर के चल के बात करते, जब गए चुनावी मैदान में 36 कौम की बात करते तो वो बीजेपी चाहे कितना भी स्टैंड करती वो उसमें सफल नहीं हो पाते। रोकना चाहिए था, यही तो रणनीतिक चूक थी कांग्रेस की। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि हम लोग चुनाव आ रहे हैं, हम लोग आत्ममंथन हमारा जारी है। बाकी देखिए महिपाल जी, जी तिवारी साहब, बिल्कुल जो रणनीतिक चूक कांग्रेस ने की उसका फायदा हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने बखूबी उसका फायदा उठाया है। साथ ही साथ बात करें राजस्थान के चुनाव की, तो क्या ये जो जीत है, इस जीत के उत्साह से, हालांकि राजस्थान में बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए क्योंकि अधिकांश सीटें कांग्रेस खेमे की है, कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीटें हैं और इन सीटों को फतेह कर पाना ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। तिवारी साहब, पहले तो मैं भारद्वाज साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि
भारद्वाज साहब ये कह रहे थे कि 9.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कुशासन रहा। कुशासन था कि सुशासन था, उस पर तो 8 तारीख को जनता ने मतदान के माध्यम से मोहर लगा दी, और मोहर ये लगी कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन था। और हर पॉलिटिकल पार्टी, आप कहते हो कि हमने रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने गेम प्लान किया, तो ऑब्वियसली जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा बेहतर मैनेजमेंट था, बहुत प्रभावी रणनीति थी, सांगठनिक एकजुटता थी, अनुशासन से चुनाव लड़ा। कांग्रेस आपकी 4 जगह बंटी हुई थी। मैं नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे, वो तो आप मंथन करें, आपकी पार्टी मंथन करें। पर 10 साल के बाद भी सरकार का रिपीट होना और पूर्ण बहुमत से सरकार का बनना इस बात की ओर इशारा करता है कि 10 साल में हरियाणा की जनता ने यह माना कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है और जिसपे जनता ने जीत की मोहर लगाई है। अब रही बात राजस्थान में उपचुनाव की, तो राजस्थान ऑब्वियसली, हरियाणा और राजस्थान दोनों एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। हरियाणा का प्रभाव राजस्थान में आएगा ही। आपने एक इन्वायरमेंटली जो माहौल क्रिएट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत के ये मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है कि हवाई चुनाव लड़ने वाले, एक इन्वायरमेंटली मैसेज से उसको दबा सके, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है। राजस्थान में जो चुनाव होने, 3 जगह तो कांग्रेस पार्टी है नहीं। सलूम्बर में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी हुई है, खींवसर में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे थी, बेमुश्किल जमानत बचा पाई थी, और आपका 84 में कांग्रेस पार्टी कहीं फाइट में नहीं थी, वहां तो 17,000 का मार्जिन था। 4 जगह की हम बात करें, झुंझुनू में लगभग 28,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ही नेता ने बागी चुनाव लड़ा और बहुत बड़ा वोट बैंक उन्होंने लिया था। उसी के परिणाम रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां लूज किया। अब रही बात, आप चाहे दौसा की बात कर लें, आप चाहे देवली उनियारा की बात कर लें, या आप अलवर की जो अभी राजगढ़ की सीट खाली हुई उसकी बात कर लें, चारों जगह जो जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे चुनाव लड़ेगी। हमें पूरी उम्मीद है, हम उत्साहित हैं, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। अनुशासन से चुनाव लड़ेंगे, बेहतर मैनेजमेंट से चुनाव लड़ेंगे और सांगठनिक एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। और राजस्थान में भी इस बार बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन इसी दौरान हनुमान बेनीवाल का एक बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ठीक ढंग से चुनाव लड़ती तो हरियाणा का चुनाव परिणाम कुछ और होता। तो ऐसे में इंडी गठबंधन के सहयोगी रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो कि राजस्थान में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनका यह बयान कहीं न कहीं सियासी मायनों में कुछ इशारा कर रहा है। पौरुष जी, देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि परिवार में जब कोई व्यक्ति कहीं किसी प्रतियोगिता में अगर चूक जाता है तो निश्चित तौर पे उसको सबसे पहला जो है वो अपने परिवार से उसको जो है कमियां जो उसकी होती है, आलोचनाएं जो होती है परिवार से उसको सुननी पड़ती है। तो निश्चित तौर पे ये हमारे घर का मामला है, आपसी मामला है, परंतु इसके अंदर मुझे लगता है कि भारतीय घर का तो है क्या? एक मिनट शांति, मेरा आपसे निवेदन है कि लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बरकरार है क्या आपका? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बरकरार है। हमारे परिवार का आपस का मामला है। हमारे परिवार में अगर एक दूसरे में कोई कमी होगी, एक दूसरे की कोई चीज होगी, उसको सुधारी भी जाएगी, एक दूसरे को बताया भी जाएगा, एक दूसरे का ध्यान भी आकर्षित किया जाएगा और एक दूसरे का साथ भी दिया जाएगा। मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे। देखिए, दूसरी बात आपने जो बात करी कि भाई राजस्थान के उपचुनाव की, देखिए राजस्थान के उपचुनाव के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 5 साल में विपक्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन नेताओं ने हमारी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना और उन सभी नेताओं को एक तरीके से दरकिनार करके एक नए चेहरे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के रूप में हो, चाहे वो बीच में प्लीज डिबेट को शांति, अरे ऐसे नहीं चलती डिबेट, राजीव जी को बोलो, ऐसे नहीं चलती डिबेट। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि नए चेहरे जिस प्रकार से लेकर गए, उसके बाद में आपको एक उपचुनाव हुआ, आपने मंत्री बनाया, मंत्री आपका मंत्री चुनाव हारा, फिर आप सुरेंद्र पाल सिंह टीटी आपका मंत्री क्या हो गया, चुनाव हारा है नहीं हारा, उसके बाद में आपके मुख्यमंत्री के बनने के बाद सरकार के बाद राहुल गांधी चुनाव हार गए, आपकी सरकार चल रही है, राहुल गांधी चुनाव हार गए, जिन्होंने संघर्ष किया राहुल गांधी मंत्री बना दिया, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये नहीं पता आप ना बिजली में सफल रहे, ना पानी में सफल रहे, ना आपदा राज में सफल रहे, आपका प्रबंधन हर जगह फेल रहा, जनता बुरी तरह त्रस्त है। जाकर के देखिए कानून व्यवस्था के मामले में आपकी क्या स्थिति होगी राजस्थान की। मुख्यमंत्री का दहेज लेकर दोनों जगह डकैतियां बढ़ती है, ज्वेलरी के शोरूम में डकैती बढ़ती है, जो हाईवे वहां पर होटल के ऊपर डकैती
इतनी बढ़ती है? कैसे वादे करते हैं आप? मुख्यमंत्री का गृह जिला अलर्ट सुरक्षित नहीं है और आप बातें, चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं पुरुष जी। कुछ नहीं चल रहा, राजस्थान की जनता त्रस्त है, आपको जवाब देगी, 7 के 7 उपचुनाव हरा करके। ठीक है महिपाल जी, ठीक है महिपाल जी अपनी बात तिवारी साहब, मेरा आपसे निवेदन है, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से भी निवेदन है कि एक स्टेट को चलाने के लिए राष्ट्र की उन्नति में 5, 7, 10 जो उसके पिलर होते हैं, उनमें क्राइम है, करप्शन है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है। अरे सुनिए ना, 1 मिनट, अरे भाई साहब को हटा दिया, ठीक है, चुप करेंगे आप, बढ़ गया, चुप करेंगे, मैं उसी में आ रहा हूँ। एक करके अपनी बात रखिए, एक करके अपनी बात रखिए। पुरुष जी आपने कहा, इनका जवाब ले लीजिए। महात्मा गांधी स्कूल खत्म करने की साजिश शुरू हो गई। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए एक बार, फिर आपके बोए हुए जो बीज हैं, हमारे बोए हुए करप्शन के, आपके बोए हुए आपको भी समय दूंगा, साहब, आपकी सरकार आपको भी समय दूंगा, आपकी सरकार के मंत्री के खिलाफ आपको भी समय दूंगा। बैठक में वो शामिल हो जाते हैं और बाहर आके कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। आपके इंटरनल व्यवस्था है तो आपसे संभाली जाए। धैर्य के साथ सुनेंगे क्या? धैर्य के साथ सुनेंगे क्या? धैर्य के साथ सुने ना आप एक बार। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूं कि करप्शन पे सबसे बड़ा थोड़ा एसआईटी की तरफ से जो करप्शन जो आपका था, 173 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं भर्तियों के माध्यम से। जो आपने बड़े बड़े घपले किए थे, 173 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। कांग्रेस राज में ये बड़ा करप्शन था भर्तियों में। रही बात क्राइम की, सरकार बनते ही जिस दिन सरकार ने शपथ ली, उसके कुछ घंटों बाद ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनी, 1100 से ज्यादा संगठित जो अपराधी हैं, 1100 से ज्यादा अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्राइम कंट्रोल करने की मैं आपको बात कह रहा हूं। एजुकेशन की आप बात करें, अरे समय समय पे ऑपरेशन क्लीन कांग्रेस उठाया है, कांग्रेस ने उठाया था, 69 सीटों में नहीं समझते। जानकारी नहीं है जनता को, मुझे सारी जानकारी है। 69 सीटों में नहीं समझते। आपने काम किया होता तो राजस्थान की जनता ने मुहर लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने जीत की मुहर लगाई और 69 सीटों में कांग्रेस पार्टी निपटी है सर। 69 कांग्रेस पार्टी निपटी है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी ने जीत की मुहर लगी है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं से लेकर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिखाया। जब 2 पुलिस कर्मियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं नीतियों की वजह से पूरे देश से आप धीरे धीरे। मेरे साथ चर्चा में लगातार मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता परुष भारद्वाज जी। परुष जी, जिस प्रकार से बयान आया है हनुमान बेनीवाल का, वो बेनीवाल का बयान कहीं न कहीं बेचैनी जरूर बढ़ा रहा है। बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा, उसमें कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के दावेदारों और विशेषकर एक परिवार के अति उत्साह और घमंड, इंडी गठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के कारण आज वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से वंचित हो गई। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब इंडी गठबंधन से जुड़े सभी राजनीतिक दलों से मिलकर चुनाव लड़ा तो एनडीए ने हाफते हाफते अपनी सरकार केंद्र में बनाई, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के साथ कांग्रेस ने रुचि नहीं दिखाई और आज यह परिणाम देखने को मिला। उन्होंने इसके साथ ही लिखा कि हरियाणा का किसान, जवान, दलित बीजेपी की नीतियों और शासन के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा एक राय और एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से पुनः हरियाणा के किसानों, दलितों और युवाओं को निराशा हाथ लगी है। तो सीधे तौर पर इस बयान को बड़ा प्रहार माना जा सकता है। इंडी गठबंधन की जो बात थी, उसकी जो नींव थी, वो केवल सिर्फ और सिर्फ केंद्र के चुनाव में केवल मोदी सरकार ना बने वहीं तक सीमित रह गई। अब आने वाले चुनाव में अब याद आने लगा है वही गठबंधन फिर से, लेकिन यहां पर यह बयान कुछ बयां कर रहे हैं। जिन नेताजी की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली हनुमान जी तो फ्री हैंड पॉलिटिशियन हैं। वो हो सकता है कि इंडिया अलायंस के हिस्से हों। हरियाणा में उन्होंने 3 जगह सभाएं की, एक जगह निर्दलीय के पक्ष में सभा की, एक जगह जननायक जनता पार्टी के नेता के पक्ष में सभा की और एक जगह इनेलो के पक्ष में सभा की। एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस के आप हिस्से हो। हनुमान बेनीवाल जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है देश में। हरियाणा में चुनाव होते हैं, एक दिन में नेताजी 3 सभा करते हैं और 3 अलग अलग नेताओं के समर्थन में सभा करते हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सभा करते हैं। 19 अप्रैल को जो ही राजस्थान में नागौर में वोट पड़ा, उसके बाद जो सेकंड चरण के जो चुनाव थे, बाड़मेर से लेकर सब जगह आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार किया। अभी हरियाणा में, और मैं तो मुझे बड़ी हंसी और ताजुब है कि सौरभ जी ये कह रहे हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। आपके परिवार के हिस्से होते
तीन दलों का, एक दल की भी बात नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के खिलाफ 3 सभाएं की। हालांकि वो बात एक अलग है कि जिन नेताओं के पक्ष में उन्होंने सभा की वो तीनों नेता चुनाव हार गए। ऐसा कौन सा परिवार हो गया भाई साहब कि आपके खिलाफ, आपको चुनाव हराने के लिए आप हरियाणा में जाते हो और आपकी पार्टी के खिलाफ आप दुष्प्रचार करते हो। खैर वो आपका अंदरूनी मामला है, पर ये राजनीतिक सुचिता की बातें तो नहीं हो सकती। बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के प्रत्याशी जो हैं उसके खिलाफ जाके उन्होंने किस तरीके से काम किया, सब जगह सारी चीजें आपके सामने हैं। अब उन्होंने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया, वो तो कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी और इनका गठबंधन जाने, सातों की सातों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ और होश के साथ चुनाव लड़ेगी। 10 साल के सुशासन, 10 महीने का जो हमारा सुशासन है उसके बलबूते चुनाव लड़ेगी और बेहतर परिणाम सातों ही जगह। हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि 7 की 7 जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, पर बहुत बेहतर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। अभी तो हमारे पास सलूम्बर के अलावा कहीं 6 जगह हमारी सीट भी नहीं थी, पर आप देखना जिस दिन नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और ये जो कह रहे हैं कि 7 जगह उपचुनाव आने दो, हम भी ये कह रहे हैं जिस दिन उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी आप आना मैदान में और नतीजे आपको बताएंगे कि राजस्थान की 7 जगह की जनता वापस किस पे मोहर लगाती है। सुशासन के दम पे चुनाव लड़ेंगे, विकास के दम पे चुनाव लड़ेंगे, हमारे 10 महीने की सरकार के जो अच्छे कानून के दम पे चुनाव लड़ेंगे। पौरुष जी, देखिए आशीष जी, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि एक शायरी होती थी कि दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे लगता है राजस्थान की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है कि वो हरियाणा की वजह से यहाँ पर आकर के अपने खुद के हितों को छोड़ देगी, अपने आंखों देगी मक्खी निकल देगी। वो जिसे सरकार के बनने के बाद मुख्यमंत्री के गृह जिले और उससे हटते हुए गृह जिले के अंदर डकैतियां शुरू हो जाती है, जहां पर जो सरकार के मुख्य जो सरकार के नेता होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं वो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और सरकार की मजबूरी होती है कि बैठा कर रखना पड़ता है, उनको दूर भी रखना पड़ता है, बैठाना भी पड़ता है। तो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में जो सरकार चल रहा है जनता भी समझ रही है। 11 लोकसभा की सीटें हरा के पैसे दे दिए। सबसे बड़ी बात यह कि आप अपनी देख रहे हैं भाई, हरियाणा मेरे भाई की रोटी खाई हुई मेरे भाई के पेट में जाएगी, मेरी खाई हुई रोटी मेरे पेट में जाएगी। हरियाणा की जीत है, वहां के लोगों को काम करेगी, राजस्थान के लोगों को काम नहीं करेगी। राजस्थान के लोगों को यहाँ की सरकार की वजह से इफेक्ट पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव पड़ेगा चाहे नेगेटिव पड़ेगा। आप इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पौरुष जी, हरियाणा में महिपाल जी, पौरुष जी, पौरुष जी सुन तो लीजिए। पौरुष जी, 80% वोट आगे लेके महाराष्ट्र बात किया भाई, महाराष्ट्र आप लोगों ने जो बदमाशियां करी है आपने देखा आशीष जी, टीवी चैनलों पे क्या चल रहा है, टीवी चैनलों पे क्या चल रहा था परिणाम वाले दिन आपको देखना पड़ेगा। आपको कहा तो सबके रिपोर्ट 2 घंटे तक काउंटिंग रुकी रही और टीवी स्क्रीन के ऊपर एक ही आंकड़ा, अभी जो आंकड़ा बता रहा है वो आंकड़ा 2 घंटे बाद बता रहा था। इस बात से साफ साबित होती है। और दूसरी बात, बैलेट पेपर खुले थे ना सुबह, बैलेट पेपर में कहा था आप बता दो मुझे, अब ये कौन सी चीज हो गई कि बैलेट पेपर में अलग रुझान आ रहे हैं, उसमें फिर चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शकुनी की तरह दो सवाल मेरे। पौरुष जी, महिपाल जी, 2 सवाल मेरे। पहला सवाल पौरुष जी, अगर आप कह रहे हैं बैलेट पेपर में चुनाव परिणाम अलग थे और मशीनों में अलग है और मशीनों में गड़बड़ी की गई है, तो पहली चीज बीजेपी के इंजीनियर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं पहुंचे? और दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 272 तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों आपके निशाने पर बीजेपी है? क्या इंजीनियरों की कमी पड़ गई थी? मोदी शाह के पास में मैनेजमेंट की कमी पड़ गई थी? अगर उन्हीं को रिमोट घुमाना था तो फिर रिमोट 272 तक क्यों नहीं घुमा? पहला ईवीएम का। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आप कह रहे हैं कि राजस्थान में 11 सीटें हमने हासिल कर ली है। ऐसे तो हरियाणा में भी 5 सीटें आपने हासिल कर ली थी, लेकिन सरकार गवा दी। वहां पर लोकल जो चुनाव है वहां पर मुद्दे अलग है, वहां पे आपका मैनेजमेंट फेल हुआ। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आशीष, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग पे हमारा सीधा आरोप नहीं है, परंतु जैसा कि एक हमारे भारत में स्थापित परंपरा रही है कि कोई भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति भी हो, उसके ऊपर यदि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शंकाएं भी जन्म लेती है तो उसका एक नैतिक दायित्व है उसका कि वो अपने प्रति जन्मी हुई शंकाओं को, यदि कोई नए कारण सामने आ गए तो उनका शमन करे, उनका निदान करे। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये ट्रेंड पहली बार देखने में आ रहा है
कि बैलेट पेपर के जो वोट होते हैं वो और कुछ कहानी कहते हैं, और जब ईवीएम खुलती है तो अलग कुछ कहानी कहती है। अरे एक मिनट सुनने तो दो, अरे सुनने तो दो, सुनो तो सही, सुनो तो सही। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि क्या चुनाव आयोग को इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होनी चाहिए? क्या आशीष जी आपको जानने का हक नहीं है? आशीष जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दो, क्या आशीष जी को जानने का हक नहीं है? कैसा कंफ्यूजन क्यों हो गया? दूसरी बात आप देखिए, आज जिस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस जमाने में तार वाला टेलीफोन हुआ करता था, उस दिन शाम को चुनाव आयोग रात को डिक्लेयर कर देता था कि आज दिन में इतना % मतदान हुआ। ये क्या चक्कर हो रहा है कि आपको 6-6 दिन लग जाते हैं और आपकी मतदान पेटियां और कुछ कहती है, और आपके जो चुनाव आयोग का आंकड़े जो 6 दिन बाद में 8 दिन बाद में जारी होते हुए 11% का फर्क आता है। ऐसी स्थिति में शंका होना लाजमी है। सार्वजनिक कोई भी जम्मू कश्मीर है उसका फर्ज है, बात आरोप नहीं है, ठीक है। नया पैटर्न जन्म ले चुका है भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में नया पैटर्न जन्म ले लिया। बैलेट पेपर अलग रिजल्ट दे रहे हैं, ईवीएम अलग रिजल्ट दे रही है। आप जवाब तो दोगे ना? ठीक है, जवाब तो दोगे ना? चुनाव आयोग जवाब तो देगा ना इस बात का? तो हमारे थोड़ी ना लगा रहे, हम तो कह रहे हैं नया पैटर्न क्या हो गया इसमें। जम्मू कश्मीर की काउंटिंग क्या कहोगे? पैटर्न ऐसा क्या है कि बैलेट पेपर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं, ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती है? क्या इस बात का चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए? आशीष जी आप मुझे बताइए। जवाब देना चाहिए, जवाब आपको लेना, जवाब देना भी चाहिए। पत्रकार हैं, ठीक है, आपके मन में जिज्ञासा नहीं है? बिल्कुल जवाब देना और लेना कैसे हो रहा है? ये क्या क्या चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए? मुझे बात तो बताइए। देखिए पौरुष जी, निष्पक्ष चुनाव कराना और सभी को संतुष्टिपूर्ण जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और वो आप मांग भी सकते हैं, आपने मांगा भी है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर वहां कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन रही है, आपने अभी शो शुरू हुआ उसी में तुरंत आपने क्रेडिट लिया कि हमने एक राज्य अपने नाम कर लिया है, वो हमारे पक्ष में आ चुका है, तो वहां के परिणाम आ गए, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और हरियाणा में जो था मीटर, वो मीटर यहां पर बीजेपी ने घुमा दिया, गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह या नेताओं की तरह चिल्ला के बात घुमा के जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जवाब दूंगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हरियाणा वाली स्थिति में जम्मू कश्मीर वाली स्थिति में फर्क है। जम्मू कश्मीर में जो बैलेट पेपर जो खुले, बैलेट मतपत्र खुले, वो वहां पर भी वो शुरू से जो है वो हमारे पक्ष में रुझान दिखा रहे थे, और वहां पे जो ईवीएम खुली तो उसने नेचुरल हमारे पक्ष में रुझान दिखाना शुरू किया। परंतु हरियाणा सहित जहां पे ऐसे राज्य होते हैं कि जहां पे बहुत क्लोज फाइट होती है, जहां पे बहुत करीबी सीटों का हार जीत होती है, आपने बिहार में देखा होगा, आपने बिहार में भी ये कहानी दोहराई गई थी, वहां पे सारे बैलेट पेपर दूसरी कहानी कह रहे थे, और जब पेटियां ईवीएम खुलना शुरू हुई तब उस समय परिणाम दूसरे थे, और बाद में जब अंत में गई चीजें उसके बाद परिणाम दूसरे गए। कई जगह 25 वोटों से हार गए प्रत्याशी, कई जगह 75 वोटों से हार गए, कई जगह 100 से हार गए, कई जगह 500 से हार गए। तो मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि जब ये पैटर्न काम करता है, जब ईवीएम, आप मुझे एक बार बता दीजिए, आप मुझे एक बार बताइए, तमाम टीवी चैनल एग्जिट पोल कराते हैं, सुनिए, तमाम टीवी चैनल एग्जिट पोल कराते हैं। एग्जिट पोल का दायरा ये होता है कि भाई एक विधानसभा क्षेत्र के या एक लोकसभा क्षेत्र के चुनिंदा लोगों के सैंपल सर्वे होते हैं, तो जो आपके जो डाक मत पर जो आपके बैलेट पेपर है वो एक तरीके से देखा जाए तो एग्जिट पोल का ही तो उन्नत रूप है। तो जब अब वो बैलेट पेपर जो चुनाव आयोग की मशीनरी में डले हुए जो मतपत्र है, जो कागज वाले मतपत्र है, वो तो कहानी कुछ और कह रहे हैं। तो आपके बयान की समरी क्या है? बात आरोप की नहीं है आशीष जी, बात आरोप की नहीं है, बात नया पैटर्न जो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग से कोई नागरिक भी मांग सकता है, उसको अगर शंका हो रही है आम नागरिक भी मांग सकता है। आपके पेट में दर्द, वो प्रोसेस चल रही है, चुनाव आयोग आपको जवाब भी देगा, आपको जवाब नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी की जेब की संस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल करने आती है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हर देश के नागरिक को अधिकार है तो चुनाव आयोग से मांग करे कि कोई उसको शंका होती है, उसका समाधान होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात कह रहे हैं मुझे बताइए आप। सौरभ जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जनता सार्थक बहस सुनना पसंद करती है। आप सार्थक बहस की तरफ अपने आप को लेके जाइए। सार्थक बहस हो रही है, आप नहीं हो रही, आप बहुत सुपर एक एक करके आप दोनों एक एक करके, समय की सीमा है, मैं चुप हो जाता हूं, फिर मुझे समय की सीमा है, एक एक करके अपनी बात रखें। महिपाल जी, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, सौरभ जी आप ये, परोस जी आप ये बताएं कि आपका सवाल जो आपने खड़े किए हैं वो ईवीएम पे हैं कि चुनाव आयोग पे हैं या हरियाणा की जनता पे हैं? 3 में से एक जवाब आप मुझे दे दें कि इसने गड़बड़ की है। अब रही बात यह कि सुबह बैलेट बॉक्स पेपर में आप आगे थे, ईवीएम में पीछे हो गए,
वो तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और जीती है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सुशासन पे मोहर लगाई है। ठीक है। अब आप आपस में इस तरीके का डिस्कशन कांग्रेस पार्टी इंटरनली करे, और आपको कहीं शिकायत थी चुनाव आयोग में, आपने शिकायत दर्ज करवाई, उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, महिपाल जी शॉर्ट में जवाब दें, शॉर्ट में जवाब दें। मेरा एक सवाल है, एक सवाल को कहना चाहूंगा उसका जवाब दे। चुनाव आयोग से किसी प्रकार की जानकारी मांगना, चुनाव आयोग से किसी प्रकार की शंकाओं का समाधान, महिपाल जी का जो सवाल था, समाधान मांगना, ये आपका फर्ज है। पर सवाल पर हमें शक जब होता है कि चुनाव आयोग के पहले भारतीय जनता पार्टी आगे खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए बोले चुनाव आयोग को बिल्कुल आगे बढ़ के चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। समझ में नहीं आ रही हमें, क्या मैं भारत के राजनीति में क्या भारत की राजनीति में नया पैटर्न जन्म ले रहा है, तो क्या उस पैटर्न की जानकारी देश की जनता को नहीं होनी चाहिए? सवाल ईमानदारी का है, सवाल बेईमानी का नहीं है। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ आशीष जी, सवाल ईमानदारी का है, सवाल बेईमानी का नहीं है। नया पैटर्न जो राजनीति में जन्म ले रहा है कि मतपत्र कुछ और कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वो कुछ और कहती है। निश्चित तौर पर देश के चुनाव आयोग सहित देश के राजनीतिक विज्ञानियों को भी इसमें डिस्कशन होना चाहिए। नया शोध अगर ये नई इक्वेशन जन्म ले रही है तो निश्चित तौर पर जनता के सामने इस तरह की चीजें आनी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं आता। अंत में चलते चलते राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव है। जवाब तो दिलवा दीजिएगा ना कांग्रेस प्रवक्ता साहब से। 30 सेकंड में इनका जवाब कंप्लीट कर दीजिए। 3 में से आपकी शिकायत किससे है, जनता, ईवीएम या चुनाव आयोग से? नहीं, हमारी तो निश्चित हमारी शिकायत नहीं है, हमारी शंकाएं चुनाव आयोग से है शंकाएं कि इस तरह की नहीं। यार आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से चिल्ला के बात बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग से कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, चुनाव आयोग अरे आम जनता भी मांग करेगी कि नया पैटर्न क्या जन्म ले गया। चुनाव आयोग से आम जनता भी मांग करेगी भैया, ये आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, बौद्धिक लोगों का काम होता है। चलिए, राजस्थान की 7 सीटों का चुनाव है। राजस्थान नहीं होता तो कोई नई चीज की खोज होती है तो जनता को बताते हैं। चलिए, चलते एक सवाल आप दोनों से, नए पैटर्न को जनता को बताना एक सवाल आप दोनों से 30 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए। 30 सेकंड में जवाब चाहिए। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। हरियाणा के चुनाव परिणाम से क्या राजस्थान के उपचुनाव प्रभावित होंगे? राजस्थान की 7 सीटों पर दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। परुष जी। देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर पेट में रोटी खाएगा तो उससे उसकी भूख मिटेगी, और मैं रोटी खाऊंगा तो मेरे पेट की भूख मिटेगी। ठीक है। हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा में जो भी परिणाम रहे वो हरियाणा की जनता ने तय किया, जनता ने अपना नेतृत्व तय किया। राजस्थान की जनता के अपनी समस्याएं, अपनी गणितें, अपना भविष्य। राजस्थान की जनता जो है वो सरकार के जो 10 साल की विफल पर्ची सरकार है, इसकी विफलताओं के आधार पर 6 सीटें तो हमारे पास पहले थी इंडिया गठबंधन के पास में, और एक जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी निश्चित तौर पर वो भी हमारे को मिलने के लिए जा रही है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, महिपाल जी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता ने जीत की मोहर लगाई और हमने सत्ता बनाई। 2024 में जब देश के चुनाव हुए तो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता ने दी। कांग्रेस के पास सिर्फ 8 सीटें थी। कांग्रेस जो इतनी सेखी पकड़ने का काम कर रही, और 2024 में जो अभी बाई इलेक्शन होंगे, 7 की 7 जगह राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। नया फैक्ट और बता दूं मैं आपको कि वसुंधरा जी के समय में, गहलोत साहब के समय में, पिछली अगर 3 सरकारों का कार्यकाल मिलाया जाए उसके अंदर जितने भी उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी जनता सरकार में भी जनता ने हमारे को जिताया, हमें जिताया था। मुझे लगता है छोटे भाई चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महिपाल जी मैला, भाजपा प्रवक्ता, परुष भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों आज की चर्चा में शामिल हुए। आज हमने चर्चा की हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद अब राजस्थान के 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बारी है, और इस उपचुनाव में चुनौती दोनों ही पार्टियों के पास में है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।